NGOs आर स्टॉपिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? एनजीओ तो एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, एनजीओ तो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो एनजीओ की वजह से इंडिया की डेवलपमेंट कैसे रुक सकती है? इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि एनजीओ की वजह से इंडिया की डेवलपमेंट कैसे रुकी है। एनजीओ की वजह से 3 से 4% इंडिया की डेवलपमेंट रुकी है और एनजीओ की वजह से ही इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट खोए हैं। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ की कोई फिक्स्ड या फॉर्मल डेफिनेशन होती नहीं है। एनजीओ को जनरली नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटीज से जाना जाता है। ऐसी एंटिटीज, ऐसी संगठन जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से आजाद हो। एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही होती हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के द्वारा चलाई जाए, उनको एनजीओ से कह सकते हैं आप। अब क्वेश्चन ये है कि एनजीओ चलते कैसे हैं? तो जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, तो वो अपना पैसा एनजीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और एनजीओ उन पैसों का यूज करके गरीब लोगों की हेल्प करती है। नो डाउट इंडिया में बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो एनजीओ बनाए जाते हैं एनवायरमेंट के लिए, लोगों के लिए और सोसाइटी की भलाई के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे एनजीओ हैं इंडिया में जो इंडिया की डेवलपमेंट को डैमेज कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। 2009 की एक रिपोर्ट के तहत इंडिया में 3.3 मिलियन एनजीओ थे। ऑब्वियसली तो 2021 है, एनजीओ के नंबर और भी बढ़ गए होंगे। अब ये जो एनजीओ हैं, इनमें से बहुत से एनजीओ जेन्युइनली एनवायरमेंट के लिए और लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से एनजीओ हैं इंडिया में जो फॉरेन फंडेड एनजीओ हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट को डैमेज कर रहे हैं। पेड़ों को बचाने की आड़ में, एनवायरमेंट को बचाने की आड़ में इंडिया की डेवलपमेंट को 3 से 4% उन्होंने नीचे गिरा दिया है। अब आप सोच रहे हो कि ये बोल क्या रहा है? पेड़ों को कटने से बचाना, एनवायरमेंट को बचाना, ये गलत थोड़ी, लेकिन हर चीज का एक नेगेटिव साइड भी होता है और एक पॉजिटिव साइड भी होता है। 3 जून 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया में बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जिनको दूसरे देशों से फंड मिलता है इंडिया की डेवलपमेंट को रोकने के लिए। अब अगर आप ध्यान से सोचें कि ऐसे कौन से देश हैं जो एनजीओ को फंड करेंगे हमारी डेवलपमेंट को रोकने के लिए, तो आपके माइंड में एक ही नाम आएगा, चाइना। वैसे चाइना और भी कुछ कंट्रीज हैं जो एनजीओ को फंड करती हैं हमारे देश में प्रोटेस्ट करने के लिए, जिससे सरकार का नाम खराब हो और जो प्रोजेक्ट पास हुआ है वो भी कंप्लीट ना हो। देखो, अच्छे एनजीओ और बुरे एनजीओ में फर्क करना आसान नहीं होता। कई बार कुछ एनजीओ ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्रोटेस्ट किया है जिससे एनवायरमेंट को घाटा नहीं उल्टा फायदा होता है। तो उन केसेस में साफ साफ दिखता है कि वो जो एनजीओ हैं वो फॉरेन फंडेड एनजीओ हैं जो इंडिया की डेवलपमेंट को स्लो डाउन करना चाहते हैं, और इंडिया की डेवलपमेंट को स्लो करने के लिए वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। चाइना की तरह नहीं है कि अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो लोगों को दबा दो, जेल में डाल दो। ये है वो प्रोजेक्ट जिनके खिलाफ एनजीओ ने प्रोटेस्ट किया था ताकि इंडियन गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट ना कर पाए। हालांकि साफ साफ पता चल रहा था कि ये जो एनजीओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये फॉरेन फंडेड एनजीओ थे। अब इनमें से सबसे पहला है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए पेड़ भी काटने पड़ते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और वही बिजली बनाने के लिए अगर हम कोल और पेट्रोलियम का यूज करें तो बहुत सी टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये एडवांटेज है कि उसमें CO2 सल्फर या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसा कोई भी टॉक्सिक गैस रिलीज नहीं होता है। और आने वाले कुछ सालों में पॉल्यूशन कम करने के लिए इंडिया और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा ही। कुदनकुलम नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। जब ये कुदनकुलम पावर प्लांट बन रहा था तो इसके खिलाफ बहुत से एनजीओ ने प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से ये पावर प्लांट बनने में बहुत देरी हुई। एक और प्रोजेक्ट था वेदांता, ये भी सही प्रोजेक्ट था लेकिन इसमें भी डिले हुआ प्रोटेस्ट की वजह से। ये कुछ 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके खिलाफ एनजीओ ने प्रोटेस्ट किया था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अकॉर्डिंग ये जो 7 प्रोजेक्ट हैं इनके खिलाफ एनजीओ को प्रोटेस्ट करने के लिए दूसरे देशों से फंड मिला था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एनजीओ गलत हैं, ऐसे बहुत से अच्छे एनजीओ हैं इंडिया में जो पॉवर्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं, जो मरीन लाइफ को बचा रहे हैं। लेकिन फर्क दिख जाता है कि कौन से एनजीओ सही चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कौन से एनजीओ गलत चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था कि उत्तराखंड की सड़कों को चौड़ी करने की जरूरत है, उत्तराखंड की सड़कों को वाइड करने की जरूरत है। तो इसके खिलाफ एनजीओ ने ये बोला कि अगर रोड को वाइड करेंगे तो फिर लैंडस्लाइड होगा। तो कोई एनजीओ से ये पूछे कि अभी लैंडस्लाइड नहीं होते हैं क्या? रोड अभी पतले ही हैं लेकिन उसमें भी लैंडस्लाइड होते ही हैं। एक्चुअल में गवर्नमेंट उत्तराखंड की रोड को चौड़ा इसलिए करना चाहती है कि अगर आगे जाके चाइना से हमारी कोई वॉर हो जाए तो अगर हमें कोई आर्टिलरी गन ट्रांसपोर्ट करनी हो या कोई मिसाइल जैसे ब्रह्मोस ट्रांसपोर्ट करनी हो तो चौड़े सड़कों में वो जल्दी जाएगी। अब आपको बिलीव नहीं होगा ये सुन के कि एनजीओ से कांग्रेस पार्टी का भी लिंक था। जब कांग्रेस पावर में थी तो कांग्रेस के खिलाफ ये आरोप लगा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट का पैसा, लोगों का टैक्स का पैसा अपने बनाए हुए एनजीओ में डाल रही है। जो एनजीओ कांग्रेस से लिंक थे उनके नाम है राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो चेयरपर्सन थी वो सोनिया गांधी ही थी।
अब आप खुद बताइए कि एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सोनिया गांधी उस टाइम की कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये कैसे चेयरपर्सन हो सकती है किसी एनजीओ की? कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने ये एनजीओ बनाए अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करने के लिए, स्पेशली वो अंडर प्रिविलेज लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं। 2019 में रिपोर्ट आया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में ऑलमोस्ट 14 करोड़ 4 लाख रुपए दूसरे देश से आया था, मतलब फॉरेन फंडेड था। और आरजीसीटी यानी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट में ऑलमोस्ट 23 करोड़ 25 लाख रुपए दूसरे देश से ट्रांसफर किया गया था। और एफसीआर यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिनमें उन्होंने कहा था कि 2018 से 2019 के बीच इन एनजीओस में 85 करोड़ 30 लाख रुपीस ट्रांसफर हुए हैं दूसरे देशों से। इतना सारा पैसा, और इन पैसों का यूज शायद ही कांग्रेस ने किया होगा किसी गांव को डेवलप करने में या फिर किसी अंडर प्रिविलेज की हेल्प करने में। खैर, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो आप थोड़ा बहुत तो समझ गए कि कैसे कोई एनजीओ कंट्री की डेवलपमेंट को स्लो कर देती है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये सब काम चाइना ज्यादा करवाता है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के साथ अगर दुश्मनी है तो चाइना और पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो वैसे नहीं करवा पाएगा, पाकिस्तान तो गरीब देश है, दूसरों से लोन मांगते फिर रहा है। इनफैक्ट हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर, उन्होंने भी कहा था कि आजकल एनजीओ और सिविल सोसाइटीज न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर की तरह यूज होती हैं। मतलब किसी देश को अगर डायरेक्ट वॉर नहीं करना हो और वो किसी तरह से दूसरे देश की डेवलपमेंट को स्लो करना चाहता हो या फिर उसकी डेवलपमेंट को रोकना चाहता हो, रुकेगा तो वैसे अपनी ऑब्वियस सी बात है स्लो डाउन ही होगा, तो वो एनजीओ की हेल्प से एनजीओ में पैसा ट्रांसफर करके वहां प्रोटेस्ट करवा सकते हैं। आगे से अगर आप भी सोशल मीडिया पे किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हुए देखते हैं तो जल्दबाजी में उसे अपने स्टोरी या स्टेटस पे ना लगाएं। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकालने की प्रोटेस्ट सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और उसके बाद ही कुछ करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।